वेलकम फ्रेंड्स, आरबीएससी क्लास 11th के हॉर्नबिल बुक की पोएम 4 चाइल्डहुड के क्वेश्चन आंसर्स आज हमने आपके लिए प्रिपेयर किए हैं। पहला क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक का है। आइडेंटिफाई द स्ट्रेंजर डे टॉक्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। उस पद को पहचानिए जो इनके बारे में हमें बताता हो। इंडिविजुअलिटी, रेशनलिज्म एंड हाइपोक्रेसी, यानी कि जो कि हमें इंडिविजुअलिटी यानी कि अहमवाद के बारे में, रेशनलिज्म यानी तार्किकता के बारे में और हाइपोक्रेसी यानी पाखंड के बारे में बताता हो। तो स्टेंजा 1 है वो हमें रेशनलिज्म के बारे में बताता है, स्टेंजा 2 हमें हाइपोक्रेसी के बारे में बताता है और स्टेंजा 3 हमें इंडिविजुअलिटी के बारे में बताता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। What according to the poem is involved in the process of growing up, यानी कि कविता के अनुसार बड़े होने की प्रक्रिया में क्या क्या बातें सम्मिलित होती हैं। और ये जो हमने दूसरा क्वेश्चन का आंसर लिया है, इससे आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब के आंसर्स इसी एक आंसर से निकल जाएंगे। आइए देख लेते हैं, ये थोड़ा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द पोएम, The innocence of childhood stays only as long as one is an infant। कविता के अनुसार जो बचपन की जो इनोसेंस है, जो भावना है, जो उसके अंदर निष्कपटता होती है, वो केवल तब तक रहती है जब तक कि वो एक शिशु होता है। चाइल्डहुड इज अ पीरियड ऑफ हेवनली इनोसेंस एंड प्योरिटी ऑफ हार्ट। जो बचपन होता है वो ऐसा समय होता है, ये इसके अंदर बिल्कुल व्यक्ति के अंदर इनोसेंस होती है, बिल्कुल उसमें दोष नहीं होता है, कपट नहीं होता है और मन उसका बिल्कुल शुद्ध होता है। एज एन इनोसेंट चाइल्ड ही बिलीव्स इन गॉड। जब वो एक इनोसेंट चाइल्ड होता है तो भगवान में विश्वास करता है। हेवन एंड हेल, स्वर्ग और नरक में भी विश्वास करता है। एज वन ग्रोज इन एज, जैसे वो उम्र में बड़ा होता जाता है, the heavenly innocence of childhood is replaced by rationalism, hypocrisy and individuality। जैसे वो बड़ा होता है तो ये उसके अंदर की जो निष्कपटता है उसकी जगह पर रेशनलिज्म आ जाता है, तार्किकता आ जाती है, पाखंड आ जाता है और अहमवाद आ जाता है। When one is child there is no difference between his thoughts and actions। जब तक वो एक बालक रहता है उसके विचार में और उसके कार्यों में कोई अंतर नहीं होता है। एज अ ग्रोन अप पर्सन ही रियलाइजेज दैट देयर इज बिग डिफरेंस बिटवीन व्हाट पीपल से एंड व्हाट दे डू। जब वो बड़ा व्यक्ति बन जाता है तो वो ये समझने लगता है कि जो कि लोग कहते हैं और वो करते हैं उसमें काफ़ी अंतर होता है। ही रियलाइजेज that adults are not as good people as they appear to be। वो ये समझने लगता है कि जो बड़े लोग होते हैं उम्र में, वे उतने अच्छे होते नहीं हैं जितने कि वो नजर आते हैं। They talk of love and preach of love, but they do not follow their own words। वे प्रेम की बातें करते हैं, प्रेम के उपदेश देते हैं, लेकिन स्वयं उन शब्दों का अनुकरण नहीं करते हैं उनके कार्यों में। ऑन वर्ड्स इन एक्शंस, उनके जो कार्य होते हैं उनमें। द थर्ड थिंग दैट इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप इज इंडिविजुअलिटी। जो तीसरी चीज है जो कि इंसान के जो वो ग्रो अप होता है, जो उसकी उम्र बढ़ती है और उसके अंदर अहमवाद भी बढ़ता चला जाता है। ही फाइंड्स हिज माइंड इज रियली हिज। वो पाता है कि उसका मस्तिष्क उसका अपना है। He no longer thinks in the way others do। अब वो दूसरों की तरह नहीं सोचता है। He has a right to use his mind in any way he likes। उसके पास अधिकार है कि वो उसके माइंड को जैसा वो चाहता है वैसा इस्तेमाल करे। ये हमारे क्वेश्चन नंबर हमने 2 का आंसर लिखा। अब 3 का आंसर देखते हैं। What is the poet's feeling towards childhood? कवि की बचपन के प्रति क्या भावना है। अब इसमें हमें आंसर नंबर 2 जो भी हमने पढ़ा उसी का आंसर लिखना है। बस यहाँ पर आपके
अकॉर्डिंग टू पोएम लिखा हुआ है, इस पोएम की जगह आपको पोइट कर देना है। और ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, जो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका आंसर आपको अकॉर्डिंग से लिखना है और ये आंसर आपको एक्शन से तक लिख देना है। यहाँ तक आपको ये आंसर लिख देना है। ये हमारा आंसर कंप्लीट हुआ, अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, विच लाइन्स डू यू थिंक आर द मोस्ट पोएटिक लाइन्स वाई? कौन सी पंक्तियां सबसे ज्यादा काव्यात्मक पंक्तियां हैं और क्यों? इसके लिए भी मैं ये अभी दूसरा लिखा, इसी के आंसर से काम चल जाएगा अपने। और आंसर में हमें शुरुआत में ये लाइन जरूर लिख देनी है, द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम आर द मोस्ट पोएटिक। अंतिम 4 पंक्तियां कविता की सबसे ज्यादा काव्यात्मक है। और आंसर में हमें लिखना है, आप ध्यान से समझे, अकॉर्डिंग टू द पोइट। ये वाली लाइन, ये देखिए आप, ये वाली लाइन है, ये 4th में भी काम में आ रही है। और ये लाइन हमें लिखनी है हार्ट तक, यानी ये लाइन हमें आगे बढ़ानी है, ये यहाँ तक लिखनी है, हार्ट तक। ध्यान से समझे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पोएम की जगह पोइट लिखना है और यहाँ हार्ट तक लिखनी है। इसके बाद में ये वाली लाइन न लिखकर वापस आपको यहाँ से लाइन आगे बढ़ानी है, यहाँ से और यहाँ तक आपको लिखनी है। मैंने यहाँ पर डैश लगाकर इनके आगे और पीछे के वर्ड्स आपको लिख दिए हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। आपको इसका भी आंसर अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड द पोएट थिंक ऑफ हेल एंड हेवन व्हेन ही वाज अ चाइल्ड? जब कवि एक छोटा बच्चा था तो वो नरक और स्वर्ग के बारे में क्या सोचता था? इसका आंसर हमने अलग से लिख लिया है। When the poet was a child, he thought that hell and heaven were real places. जब कवि एक छोटा बालक था तो वो सोचता था नरक और स्वर्ग वास्तविक स्थान होते थे। क्वेश्चन नंबर 6, Why does he think now that hell and heaven could not be? अब वो ऐसा क्यों सोचता है कि नरक और स्वर्ग जैसे कोई स्थान नहीं होते हैं? आंसर है, एज ए ग्रोन अप पर्सन द पोएट थिंक्स दैट हेल एंड हेवन आर इमेजिनरी प्लेसेज एज दे आर नॉट फाउंड इन ज्योग्राफी बुक्स। अब बड़ा होकर कवि सोचता है कि नरक और स्वर्ग एक काल्पनिक स्थान है क्योंकि वो भूगोल की पुस्तकों में नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड द पोएट रियलाइज अबाउट एडल्ट्स? बड़ों के बारे में कवि को क्या महसूस होता है, क्या पता लगता है? इसी में प्लस है, व्हाट डिड द एडल्ट्स टॉक ऑफ? बड़े लोग किस बारे में बात करते हैं? वर दे ट्रू टू व्हाट दे सेड? क्या वो जो कहते थे उसके बारे में वो सच कहते थे, सत्य साबित हुए? आंसर 2 ही है, यानी अभी हमने वो बड़ा वाला आंसर लिखा, उसी में से लिखना है एज अ ग्रोन अप से लेकर एक्शन तक, यानी कि इसका आंसर 7th और 8th का हमें लिखना है यहाँ से लेकर, और ये आंसर आपको लिखना है यहाँ तक। बस ये ध्यान रहे कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन आया है पास्ट में, पास्ट टेंस में आया है, और ये हमने लिख रखा है प्रेजेंट में। तो इसको आपको रियलाइजेस की जगह रियलाइज्ड कर देना है। इसके अलावा जहाँ पर पीपल से है वहाँ पर सेड कर देना है। रियलाइजेस को रियलाइज्ड करना है, यानी प्रेजेंट को पास्ट में बदल देना है। जैसे प्रीच है तो इसको प्रीच्ड कर देना है, टॉक को टॉक्ड कर देना है, और डू नॉट को डिड नॉट कर देना है। ये आपको इतना सा परिवर्तन करना है। अगर क्वेश्चन प्रेजेंट टेंस में पूछा जाए तो आंसर सेम रह जाएगा, और अगर पास्ट में पूछा जाए तो आपको जरूर इतना सा चेंज करना है फ्रेंड्स, इसका टेंस चेंज कर देना है। बाकी आंसर आपको अलग से रटने की जरूरत नहीं है, आंसर वही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। व्हाट डिड द पोएट फाइंड अबाउट हिज माइंड? कवि अपने मस्तिष्क के बारे में क्या पता लगता है, क्या जानता है? और हाउ डिड द पोएट थिंक ही वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? कवि को ये कब सोचता है, कैसे सोचता है कि अब वो दूसरों से अलग है? इसका आंसर भी अलग से रटने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, उसमें ही फाइंड से लेकर लाइक तक हमें 9 और 10 का आंसर मिल जाएगा, यानी यहाँ से लेकर और यहाँ तक मिल जाएगा। बस आपको वही है, क्वेश्चन ये यहाँ पर डिड लग कर आया है, यानी पास्ट सिंपल में आया है, तो आपको इसका टेंस चेंज करना है। फाइंड्स को फाउंड में बदल देना है, इज को वॉज में बदल देना है, थिंक को यहाँ पर थॉट में बदल देना है, और हेज को हेड में बदल देना है,
और यहाँ लाइक की जगह लाइक्ड कर देना है। कुल मिलाकर प्रेजेंट को पास्ट में बदल देना है। इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर कैन चाइल्डहुड बी फाउंड? बचपन कहाँ पाया जा सकता है? और आंसर है अकॉर्डिंग टू द पोइट चाइल्डहुड कैन बी फाउंड हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस। कवि के अनुसार बचपन एक शिशु के चेहरे में कहीं छिपा हुआ है, वहां पाया जा सकता है। इस प्रकार फ्रेंड्स, ये आपके हमने चाइल्डहुड पोएम के क्वेश्चन आंसर्स कर लिए हैं। अगले चैप्टर के साथ में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। आप चैनल के साथ बने रहें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।